तो बिहार के चुनावी संग्राम में चुनावी ललकार नेताओं ने भरी हुंकार, और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है चुनावी ललकार, नेताओं ने भरी हुंकार। तो प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, जो दिग्गज नेता हैं वो प्रचार पर उतर चुके हैं, इसलिए चुनावी ललकार, नेताओं ने भरी हुंकार, और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्पल वल्लभ जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उत्पल जी स्वागत है आपका। हमारे साथ अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं मनीष पांडे जी आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। जो बिहार में जिस तरह से अब शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज किया है, उधर तेजस्वी यादव ने भी किया है, और बात अब जो है मुद्दों की कही जा रही है, कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, और अब जब गिनाया जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि जंगल राज बनाम विकास का मुद्दा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताने की कोशिश की, आपको लगता है कि एग्जिस्ट कर रहा है? ये क्या इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है या इसी के इर्द गिर्द? देखिए, निश्चित रूप से मैं बताऊं आपको निखिल जी कि जब महागठबंधन इतने जद्दोजहद के बाद जब अपना मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करता है और उस घोषणा के समय जब मंच पर महागठबंधन के नेताओं की तस्वीर भी नहीं लगी होती, और बिहार में खास करके बिहार के चुनाव प्रचार की कमान संभालने को आतुर एक महीना पहले राहुल गांधी, बिहार के प्रभारी अल्लावरू, ऐसे लोग जब उस घोषणा के समय मंच पर मौजूद नहीं रहते हैं और उम्मीदवार जब 420 जिसको कहते हैं 420 का जो अभियुक्त है जब उसको बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि जहां महागठबंधन के अंदर आपस में एकमत नहीं था मुख्यमंत्री के चेहरे का, वहीं दूसरी ओर बिहार में बदलाव की बात करने वाला विपक्ष क्या एक बार फिर वही चेहरा, पिता सजायाफ्ता और पुत्र 420, क्या बिहार में इसी प्रकार का बदलाव चाहता है? अगर बिहार इस प्रकार का बदलाव नहीं चाहता तो निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में जो मुद्दा आने वाला है वह विकास बनाम विनाश का है। एक बार फिर से वह मुद्दा है कि क्या बिहार जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों से विकास के पथ पर अग्रसर रहा है, उसको बिहार की जनता 420 के हाथों क्या विराम देगी उस रफ्तार को, या यह रफ्तार निरंतर चलता रहेगा और जो रफ्तार बिहार पकड़ चुका है वह रफ्तार को बिहारवासी अपने मतदान के माध्यम से रफ्तार देते रहेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, निश्चित रूप से वह बातें बिहार वासियों के दिलों में, और मैं तो निखिल जी एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मैं जब देखता हूं यह दृश्य ना जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, एक ऐसा नेता, उसने जनता पर अपना कितना विश्वास कायम किया कि वह जब आता है जैसे आता है, जिस मौसम में आता है। उसी बेगूसराय में जब पुल के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री जी आए थे तो भीषण बारिश हो रही थी, और उस पुल पर उनके स्वागत करने वाले का, राजेंद्र पुल के बगल में जो नया पुल बना था, उस पुल पर स्वागत करने वाले लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। आज चुनावी सभा में भी वही व्यक्तित्व जब बिहार को विकास की रफ्तार देने के लिए आता है तो लोग पलक पावड़े बिछाए हुए उसी प्रकार से उसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। यह बात दर्शाता है, एक मिनट मैं 10 सेकंड लूंगा, यह बात दर्शाता है कि बिहार के लोग विकास को रफ्तार देना चाहते हैं, ना कि विनाश को। एक बात ध्यान में रखिए, बिहारियों का दिल लग गया है विकास के साथ, बिहारियों को विकास की लत लग गई है, इसीलिए अब जो विनाश के रास्ते चलने वाले लोग हैं उनको बिहार की जनता नहीं अपना सकती। इसीलिए जिस नेतृत्व के ऊपर 420 का आरोप लगा है, उस नेतृत्व के हाथों तो नेतृत्व कम से कम कभी नहीं दे सकते। ठीक है पांडे जी, ठीक है। उत्पल वल्लभ से इसका जवाब ले लेते हैं। उत्पल वल्लभ जी, आपको लगता है कि ये अब जो, जैसा कि इन्होंने कहा कि अब विकास की लत लग चुकी है, और आपके साथ में जो भ्रष्टाचार और जंगल राज का बैगेज है, कैसे पब्लिक को कन्विंस करेंगे? क्योंकि तमाम सारे वादे और दावे आप लोगों ने किए हैं, जाहिर तौर पर जनता के जिसको कहते हैं कि उनके वो उस बात को आप उतार सके अपने दिल में,
इसके लिए क्या करेंगे? देखिए निखिल जी, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना और अपनी मन की बात करना कोई भाजपा से सीखे और प्रधानमंत्री जी से सीखे। और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की जो भाषा है वो पूरे देश देख रही है, सुन रही है। अब कुछ आंकड़े की बात करें तो सरकारी आंकड़े हैं, जो अपने मियां मिट्ठू होने वाले लोग और आत्ममुग्ध लोग हैं, उनको ये आंकड़ा आईना दर्शाता है। अपराध के मामले में सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि यूपी नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे बिहार है और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। ये अपराध से जो आपने आंकड़े बताए, दरअसल मैं ये थोड़ा चाहूंगा कि इसको बाइफरकेट करें, क्योंकि अपराध से मतलब मर्डर से भी है, अपहरण से भी है, हत्या से भी है, डकैती से भी है। वो अलग अलग सबके आते हैं कि किस राज्य में हत्या में ऊपर है, कौन सा राज्य अपहरण में है। हत्या और में अंतर मत समझाइए, हत्या और में अंतर मत समझाइए। नहीं, मैं अंतर नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ आप जिस रिकॉर्ड का आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए ना कि कहाँ पे आगे है, कौन पीछे है। मैं चाह रहा हूँ हमारे दर्शक भी जाने, आपके माध्यम से सब समझेंगे उसको। निखिल जी सुन लीजिए, बिहार में आर्थिक भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सीएजी रिपोर्ट का जो रिपोर्ट महान लिखा जाता है, ये किसको झुठला रहे हैं? ये तो सरकार का रिपोर्ट है ना, 71,000 करोड़ का। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, जिनके तरह मनगढ़ंत लगाने वाले नहीं। मैं कितना बात करूंगा, जितने बात किए ये मन की बात प्रधानमंत्री की और इनकी, मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ। तो इन पक्षों को कहां ले जाएंगे ये लोग? ये झूठे लोग, जुमलाबाजी लोग, कनफुकुआ लोग, ये आंकड़े को कहां छुपा के ले जाएंगे? ये आईना दिखाता है इनको, इनके झूठ पे। और प्रधानमंत्री आए हैं बिहार, अभी बहुत भाषण सुना रहे थे, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सिंबोलिज्म में बात करते हैं। बिहार पहला राज्य है जो 26% आरक्षण आदरणीय कर्पूरी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में लाए है। और भारत में ओबीसी और ईबीसी का कॉन्सेप्ट बिहार में ही है, यह देन भी आदरणीय कर्पूरी जी का है। और अभी नीतीश जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना के आधार पे जो बढ़ी हुई 65% के आरक्षण की मांग पर ये लोग टूनेली तार पे बैठे हुए हैं, अति पिछड़ा को हक देने के मामले में। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है, ये क्यों नहीं दे देते हैं अधिकार हक अति पिछड़ों को? जो मांग नीतीश कुमार की है, छोड़ दीजिए हमारी मांग इनको पसंद नहीं है, ये नीतीश कुमार जी की मांग है, नीतीश कुमार जी की लंबी मांग है। ये स्टेट बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, इसमें नीतीश जी कहते थे ये जब तक बिहार को विशेष का दर्जा नहीं मिलेगा, ये उपभोक्ता राज्य है, इसका विकास संभव नहीं है। ये प्रधानमंत्री कुछ नहीं देते उनको, और अभी आ गए जुमला छोड़ने। पिछले बार आए थे बिहार की बोली लगाने, अब ये आए हैं बिहार के लोगों को हिंदू मुस्लिम कराने। पिछले बार देखे गए तो किस तरह से ये लोग कर रहे थे, ये अति पिछड़ा भाई लोग जानते हैं। और अभी परिवारवाद पे भी कुछ बोल रहे थे ये लोग। इनको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह जी के बेटा को देश पर थोप दिए। तेजस्वी जी जनता के अदालत में है, जनता उनको चुनेगी तो विधायक बनेंगे, जनता उनको चुनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी के बेटा जय शाह जी की तरह थोपे हुए नहीं है। और बता देता हूँ, इनके जो गठबंधन के लोग हैं, चिराग पासवान जी, वो अपने भाई को देते हैं टिकट, भतीजा को देते हैं, बहनोई को देते हैं। तो तेजस्वी यादव भी थोपे नहीं हुए, इसका मतलब आपके जो रामविलास जी के लड़के उनको थोप दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अपने हैं, अपनी पत्नी के हैं, और नीतीश जी के भुजा पार्टी के लोग, संजय जी अपनी जवाब भी ले कर लिए, अशोक चौधरी जी सेट कर लिए, और यहाँ तक कि अधिकारी पत्नी और बच्चियों को सेट कर लीजिए। ये परिवारवाद ये बात है, जरा इस पर इनको बोलना चाहिए। ठीक है। अब आपकी बात आ गई। अवधेश जी, आपको लग रहा है कि ये दरअसल जो एक खाका खींचा अभी उत्पल वल्लभ जी ने, उससे लगता है कि बिहार में सब कुछ पटरी से उतरा हुआ है और हर तरफ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है और हर तरफ बड़ा मतलब लूट खसोट मची हुई है। जंगल राज से कंपैरिजन करेंगे क्या? जंगल राज का जो बैगेज इनकी पीठ पर है, जो मैं पूछना चाह रहा था, दरअसल उसका जवाब नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि ये एक इशू होगा वहां पर और लोग कंपैरिजन करेंगे दोनों शासनकाल में, 15 वर्ष बनाम 20 वर्ष? नहीं, इतना खराब राज्य है
तेजस्वी जी हर चुनावी सभा में क्यों बता रहे हैं कि ये भाजपा नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी चुनाव जीतने के बाद? अगर उनका कुशासन था तो नीतीश कुमार जी से के प्रति सहानुभूति पाने की रणनीति क्यों चल रही है, अगर सब कुछ गड़बड़ है तो ये तो अगर इस आधार पर तुलना होगी ना, देखिए अगर आरजेडी अगर अपराध, आरजेडी अगर लॉ एंड ऑर्डर, विकास, इन सब को मुद्दे बनाएगी तो जाहिर है कि वो चुनाव हारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसके आधार पर जब कोई मूल्यांकन उसमें बताने की तो जरूरत ही नहीं है ना कि 2005 के अक्टूबर के पहले का बिहार। अरे बीच में मत बोलिएगा उत्पल जी, बीच में नहीं बोलिएगा ना, हम तो बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे थे 2005 के अक्टूबर का से और आज का बिहार, दोनों में कितना अंतर है ये कोई बताने की आवश्यकता है क्या? जहां एफआईआर ही दर्ज नहीं होते थे, जो बिहार से पलायन था वो केवल रोजगार के लिए नहीं था, वो भी था। बिहार से पलायन के पीछे मुख्य बात कानून और व्यवस्था थी। लोगों ने भय से, डर से अपने बच्चों को, परिवार को जमीन बेचकर बाहर भेजा, कुछ लोग परिवार लेकर के आ गए। वो भयानक स्थिति नहीं है। ये बात सही है कि पिछले 6 महीनों में जिस ढंग से क्राइम हुआ है बिहार में, वो उसी राज्य का कई घटनाएं ऐसी हुई जो भयावह है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन अब ये नहीं है कि क्राइम हो गया है तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी उस क्राइम के परिमार्जन के लिए तैयार नहीं है, किसी को सजा नहीं मिलेगी, पकड़ी नहीं जाएगी और उसका भय बिल्कुल खत्म हो गया है। उस समय तो स्थिति अब दूसरी बात जो आ रही है, देखिए इस समय चुनाव का जो अभी इस समय सामने जो मुद्दा आज से दिखाई देने लगा है वो ये है कि जो INDIA और यहाँ जो महागठबंधन है, हालांकि नीतीश जी आए थे तब वो महागठबंधन था, नीतीश जी के हटने के बाद वो महागठबंधन है, एक नॉर्मल गठबंधन है। ये प्रश्न यहाँ ये था कि भाई केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो इतना सशक्त जो है एक 3 चेहरे हैं और फिर उसका एक इतना अच्छा गठबंधन है कि सीटों की घोषणा हो गई, थोड़ी बहुत लोजपा कर रही, उसके समानांतर इस गठबंधन में कौन कौन लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और कैसे आप एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि जिनको इनके विरुद्ध वोट देना है, जो चाहते हैं कि बीजेपी, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के समर्थकों को छोड़ दीजिए और जनता दल को, जो चाहते हैं कि इनको हमको हराना है, उनका भी अब विश्वास नहीं है कि भाई ये तो अभी राहुल गांधी जी वोट चोर के बाद जो ठीक बोल रहे थे, वो कोलंबिया हो गए, कई राज्य हो गए, बिहार के अभी यात्रा की उनकी घोषणा भी नहीं हुई कब जाएंगे, एक रैली नहीं हुई है संगठित रूप से राष्ट्रीय नेताओं की। और कल तेजस्वी जी को जो घोषणा करनी हुई तो राहुल जी नहीं थे घोषणा करेंगे, वहां के प्रदेश के प्रभारी नहीं थे, प्रदेश के अध्यक्ष नहीं थे। तो इतना विखंडन और राहुल जी की समस्या कि हम तेजस्वी के साथ खड़े नहीं होंगे, पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है कि दिल्ली भी आ गए तो मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो इशू तो छोड़ दीजिए, क्या इस गठबंधन ने महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा की पराजय के बाद कम से कम एकजुटता का भी संदेश दिया है कि हमारा मुद्दा सेकुलरिज्म है, फलाना है, बीजेपी के विरुद्ध हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, इनको हरा देंगे? जब आपने दिया ही नहीं, विश्वास ही नहीं जता रहे हैं, तो आप कुछ भी बोलते रहिए। और आज तेजस्वी जी का जो हेलीकॉप्टर में देखे ना, हेलीकॉप्टर में कितने लोग बैठे थे? 4 लोग बैठे थे और चारों का एक मैसेज था, 4 ही लोग बैठ सकते हैं जी। तो आके उन्होंने भाषण में भी कह दिया कि भाई अब जातियों और समुदाय से भी उप मुख्यमंत्री होंगे और आपको बताया जाएगा। इतना प्रेशर अब पैदा हो गया हुआ है यहाँ से। ठीक है। तो इस प्रेशर पॉलिटिक्स को पब्लिक भी देख रही है और किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी ये भी देखने के बाद आज हमारे पास समय बस इतना ही है। मनीष जी आपका, उत्पल जी आपका और अवधेश जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।